हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गुड मॉर्निंग। चलिए एक शानदार वीडियो आपको कराते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के। नर्सिंग एप्टीट्यूड देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसमें कुछ थ्योरी भी हम लोग कवर कर लेंगे, जिससे आपका 100% ये समझिए कि नर्सिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट होता रहेगा। ये वीडियो नंबर 15 है। इसके पहले ना 14 वीडियो बन चुकी है। वो 14 वीडियो जाके आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी या आप प्लेलिस्ट में जाएंगे चैनल पे, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो देखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड इतना शानदार करा देंगे कि जिस भी एंट्रेंस एग्जाम में नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं पर भी आप बीएससी नर्सिंग दे रहे हैं, अटल बिहारी में 40 क्वेश्चन आएगा नर्सिंग एप्टीट्यूड से। 40 क्वेश्चन में ना 40 क्वेश्चन की गारंटी रहेगी। एक भी क्वेश्चन 100% आप क्वेश्चन सही करेंगे। जितनी वीडियो कराई जा रही है, जितनी वीडियो करा दी गई है, उतनी वीडियो देख लीजिए, और अभी जितनी वीडियो कराई जाएगी एग्जाम तक, तो 40 में 40 क्वेश्चन सही करना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि नर्सिंग में यार, मैं ये बताओ, नर्सिंग में तो कंप्लीट कर लिया हूँ ना, 4 साल का कोर्स होता है, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट है, तो नर्सिंग के बारे में कौन सबसे अधिक जानेगा यार। तो मैं एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझा देता हूँ, और नर्सिंग से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। प्लस पॉइंट सिलेक्शन का एक 40 क्वेश्चन ये बहुत अधिक योगदान रखेगा। सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और नर्सिंग एप्टीट्यूड देखिए, जो स्टूडेंट मान लीजिए नीट की तैयारी कर रहे हैं और किसी तैयारी कर रहे हैं, तो कभी वो सोचते नहीं हैं कि हम बीएससी नर्सिंग करेंगे। इसीलिए बीएससी नर्सिंग के बारे में ये समझिए एकदम जीरो नॉलेज होता है। जब हम भी शुरू किए थे बीएससी नर्सिंग करना ना, एकदम जीरो नॉलेज था। इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी गलत हो जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा करा दूंगा ना कि एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे भाई। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं, पहले थ्योरी देख लेते हैं। 2A स्पेशल नर्स। अब देखिए ये एक फ़ोटो देख लीजिए। अगर आप वीडियो देखे होंगे, जो 14 वीडियो कराई गई होंगी, अगर नर्सिंग एप्टीट्यूड की कोई भी वीडियो, तो इनका फ़ोटो आपको दिमाग में होना चाहिए। अगर आप बीएससी नर्सिंग करने की सोच रहे हैं या आप नर्सिंग फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो ये चेहरा तो कभी भूलेगा नहीं। जब तक आप नर्सिंग फील्ड में वर्क करेंगे, काम करेंगे, कभी नहीं भूलेगा। तो ये चेहरा किसका है? ये देखिए, इनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या नाम है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो एक फ़ीमेल थी। तो ये देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल लिखा गया है। और इनको बोला जाता है मदर ऑफ नर्स। इनका कहते नहीं है नर्सिंग का जन्मदाता। नर्सिंग शुरुआत कहाँ से हुई? तो इन्हीं से हुई थी, यही है। इनका चेहरा देख लीजिए। तो और इनका क्वेश्चन बार बार, इनके नाम से इतनी चीज़ें हैं ना कि दो क्वेश्चन तो आपको इन्हीं के नाम पे मिल जाएंगे कि इन्होंने क्या किया था, इनको क्या बोला जाता है, इनका जन्म कब हुआ था, इनका मृत्यु कब हुआ था, इन्होंने क्या क्या जब तक ये जिंदा थी क्या क्या की थी। तो इनकी एक बायोग्राफी है। तो इनका बायोग्राफी एक पूरा हम लोग ये बायोग्राफी पहले थोड़ा सा देख लेंगे। तो देखिए मदर्स ऑफ नर्स, क्वेश्चन पूछता है कि मदर्स ऑफ नर्स किसको बोला जाता है? तो वो बोला जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। क्वेश्चन ये भी बनता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था? तो 12 मई 1820 को जन्म हुआ था। कब ये डेड कर गई थी, डाइड कर गई थी? कब इनकी मृत्यु हो गई थी? 13 अगस्त 1910। 1910 में इनका मृत्यु हो गया था, 1820 में इनका जन्म हुआ था। तो ये देख लीजिएगा कि 90 साल समथिंग में ऐसे ही कुछ ये जिंदा थी। तो देखिए इनका, आगे चलिए कुछ बायोग्राफी के ऊपर देख लेते हैं। कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग होता क्या है भाई? नर्सिंग तो करने जा रहे हैं, तो नर्सिंग से क्वेश्चन तो आएगा ही, तभी तो नर्सिंग एप्टीट्यूड इसमें ऐड किया गया है। क्योंकि नर्सिंग करने जा रहे हैं तो नर्सिंग में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलिए नर्सिंग में हम कुछ चीज़ें पता करते हैं कि नर्सिंग होता क्या है। नर्सिंग का मीन्स, एक सिंपल भाषा में अगर हम बोले ना कि नर्सिंग का मतलब क्या होता, तो केयर करना। नर्सिंग का एक सिंपल वर्ड केयर करना। एक सिंपल वर्ड में अगर नर्सिंग का डेफिनेशन बताया जाए, चलिए देखते हैं नर्सिंग क्या है। नर्स देखिए, नर्स वर्ड मेनली ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड नट्रिक्स। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यार एकदम सिंपल कि नर्सिंग वर्ड जो है ना, नर्सिंग का शब्द जो है, ये कहाँ से ओरिजिन हुआ था? तो ये तो लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड नट्रिक्स से, NUTRIX, नेट्रिक्स से क्या हुआ था? नर्स शब्द क्या हुआ था? इसका जन्म हुआ था। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। फिर उसके बाद इसका मतलब क्या होता है? नर्सिंग का मतलब क्या होता है? टू नरिश द पेशेंट। ये देखिए, पेशेंट जो बीमार होता है उसी को तो पेशेंट बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं, क्लाइंट भी बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं या फिर पेशेंट बोलते हैं। तो हॉस्पिटल के अगर मेडिकल की भाषा में बोला जाए तो पेशेंट बेस्ट है। तो टू नरिश द पेशेंट, क्या करना? पेशेंट को क्या करना? नरिश मीन्स केयर करना, देखभाल करना। टू केयर ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को क्या करना? केयर करना, उनका देखभाल करना, नरिश करना, केयर करना। ये सब एक ही शब्द हैं, एक ही उसके कहते नहीं पर्यायवाची, तो वही सब हैं।
तो नरिश करना, टू केयर करना पेशेंट का, टू ट्रीट द वेल एंड सिक इंडिविजुअल, कोई पेशेंट अगर बीमार है तो सिक है, बीमार है कोई भी इंडिविजुअल, तो उसका क्या करना, ट्रीट एंड वेल, उसका ट्रीटमेंट करना, उसको देखभाल करना। टू सर्व द पेशेंट, पेशेंट का सब कुछ देखभाल करना। तो ये पेशेंट का बारे में कुल अगर देखा जाए तो कुल केयर से ही रिलेटेड ये सब वर्ड हैं। तो ये वर्ड आप लिख सकते हैं। नर्सिंग का मतलब क्या होता है, ये देखिए, टू नरिश द पेशेंट, टू केयर ऑफ द पेशेंट, टू ट्रीट द वेल एंड सिक इंडिविजुअल, तो टू सर्व द पेशेंट। तो ये चीज़ें हो गई। तो चीज़ें, एक चीज़ और आपका पता होना चाहिए कि डिफिनीशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ होता क्या है। हेल्थ, क्योंकि हम नर्सिंग में क्या है ना, हेल्थ को आपको प्रिजर्व करना है, हेल्थ को प्रमोट करना है, हेल्थ को बढ़ावा। हेल्थ मीन्स क्या होता है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का सही करना, स्वास्थ्य जैसे है उसको बनाए रखना। तो मेन तो यही है ना। तो हेल्थ का डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए। और कोई भी मेडिकल में जब आप फील्ड में आएंगे ना, तो WHO को आपको, जैसे नर्सिंग फील्ड में आएंगे ना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को नहीं बोलेंगे ना, वैसे WHO एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो कि इस पूरे मेडिकल को ना, यही कहते नहीं, यही चलाती है, WHO ही चलाती है। तो WHO एक इंटरनेशनल एजेंसी है जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक डिफिनीशन दिया, हेल्थ की एक डिफिनीशन दिया स्वास्थ्य की। उन्होंने बोला कि हेल्थ क्या है, स्टेट ऑफ कंप्लीट पूरी कंप्लीट है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मियरली एन अब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ये कह रहा है कि हेल्थ क्या है, हेल्थ ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकली फिट रहे और वो उसका कहेंगे स्वास्थ्य सही है। फिजिकली नहीं, उसको फिजिकली भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी, सोशल भी ऐसा नहीं कि लोगों को गाली गलौज कर रहा, झगड़ा कर रहा, तब भी वो स्वास्थ्य उसका सही नहीं है, हेल्थ सही नहीं है। एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेयरली, देखिए ये सब सही होना चाहिए, नॉट मेयरली एंड अब्सेंस ऑफ डिजीज, केवल यही मतलब नहीं है कि उसको बीमारी नहीं है तो वो क्या है, हेल्थ उसका क्या है, एकदम हेल्दी है, एकदम हेल्थ है। तो ऐसा नहीं है, उसको ये सब चीज़ों से क्या होना चाहिए, हेल्थ स्टेट ऑफ कंप्लीट, पूरा फिजिकली, मेंटली, सोशल, स्पिरिचुअली वेलबींग पूरा कंप्लीट उसका क्या होना चाहिए, हेल्थ स्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तब वो माना जाता है कि वो हेल्दी है, उसका कोई बीमारी नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल दे देंगे कि उसको बीमारी है, उसको कोई डिजीज है तो वो हेल्दी पर्सन नहीं है, ऐसा नहीं। हेल्दी पर्सन तभी बोलेंगे जब फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली वेलबींग एंड पूरा कंप्लीट रहेगा, नॉट मेयरली एब्सेंस, केवल डिजीज के प्रेजेंस को ही नहीं बोलते। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट में देखिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। हाँ, ये काफ़ी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, कुछ हिंदी में बता देते हैं, अभी इंग्लिश में भी बताते हैं आगे, कुछ पहले समझ में चीज़ें आए। देखिए हमें तो एकदम 100% क्लियर है ना, लेकिन समझाना आपको है, मतलब मुझे, हम ऐसे पढ़ाएंगे ना कि आपको भी समझ में चीज़ें आएँ। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, देखिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है हर साल, इंटरनेशनल नर्स दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, 12 मई को हर साल मनाया जाता है। 12 मई जब भी आएगा ना तो 12 मई मनाया जाएगा। यार 2020 में जब कोविड आया ना, 2020-21 में, तो देखिए जब वहाँ कोविड था ना, मार्च में आ गया था, मार्च 2020 में कोविड आया था, तो मार्च, अप्रैल, मई, फिर उसके बाद देखिए नर्स का रोल, वहीं पे इंटरनेशनल नर्स डे भी मनाना था और कोविड भी चल रहा था, तो नर्स का काफ़ी रोल आया था उस समय। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस में 2021 का विषय क्या है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जब मनाया जाता है हर साल, तो उनकी एक थीम दी जाती है, एक थीम प्रोवाइड किया जाता है कि मतलब इस साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाएगा तो एक थीम होनी चाहिए। मतलब एक उनके लिए एक, कहते नहीं है कि थीम का मतलब ये होता है कि मतलब आगे नर्स क्या करेंगी, मतलब नर्स का एक थीम होता है। अब इस चीज़ें और क्लियर होंगी। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यहाँ पूछ रहा 2021 का विषय क्या था, तो ये इसमें ऑप्शन, 4 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, एक ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। अभी हम लोग समझेंगे और चीज़ें एकदम अच्छे से। देखिए यहाँ ऐसे ही पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का हर साल 12 मई को मनाया जाता है। हाँ, एक कंसेप्ट, एक क्वेश्चन ये हो ही गया, क्वेश्चन बार बार पूछता है। इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है, 12 मई को। 1820 में इस दिन दुनिया का सबसे प्रसिद्ध नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था, इसीलिए मनाया जाता है। देखिए मैंने बताया था शुरू में, फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1820 में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने इतना अच्छे काम कर दिए नर्सिंग फील्ड में ना, कि जब उनका जन्म हुआ था उसी दिन इंटरनेशनल नर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ही मनाया जाने लगा, तो इसीलिए मनाया जाता है। अब देखिए 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का विषय क्या था, नर्सेस ये वॉइस टू लीड।
ये इनका एक थीम था 2021 का। ये विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर एक उनका थीम था, ये विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। फ्लोरेंस पहले नर्सिंग स्कूल नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग का उद्घाटन लंदन में 1860 में हुआ था। एक क्वेश्चन ये भी हो गया। नेक्स्ट में देखिए, हाँ चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। इंटरनेशनल नर्स डे, इंटरनेशनल नर्स डे जो आपका 2024 में आने वाला है वो 12 मई को आएगा, संडे को रहेगा भाई, 12 मई संडे को पड़ेगा। 2024 में जो इंटरनेशनल नर्स डे आएगा 12 मई को मनाया ही जाता है, तो 12 मई को ही आएगा, तो लेकिन दिन उसका संडे रहेगा। इंटरनेशनल नर्स डे 2023 का थीम क्या है? थीम क्या होता है भाई? थीम यार, थीम एक वर्ड दिया जाता है ना, नर्सिंग के जो वर्क फील्ड में रहते हैं उनको प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है कि उनका एक थीम दे दिया जाएगा कि वो अच्छे से आगे काम करें। एक कहते नहीं है, एक लीड द वॉइस। अभी आगे चलिए, द थीम ऑफ 2023 आवर नर्स आवर फ्यूचर। ये देखिए कह रहा है कि 2023 का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल नर्स डे 2023 का थीम क्या था, उद्देश्य क्या था। तो उनका जो थीम था ना 2023 का, आवर नर्स, सबसे बेस्ट अगर थीम आया ना तो 2023 में ही आया, क्योंकि वहाँ पे नर्स का रोल काफ़ी था ना, कोविड चल रहा था, तो काफ़ी अच्छा। आवर नर्सेस आवर फ्यूचर क्या है? हमारी नर्सेस जो है ना हमारा फ्यूचर है, हमारा भविष्य है। भविष्य क्या है? भविष्य की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ना नर्स का एकदम नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण है भाई। जैसे देखिए, स्वास्थ्य के सेवाओं, मान लीजिए इसका मीन्स क्या होगा, आवर नर्स आवर फ्यूचर का मीन्स होगा जैसे भविष्य की स्वास्थ्य, भविष्य में जो अभी हम लोग आगे चलेंगे, आगे रहेंगे, तो भविष्य में जो नर्सेस का क्या रोल है, उनका जो भविष्य की स्वास्थ्य सेवा के लिए, हेल्थ के लिए नर्स का जो नेतृत्व है ना, नर्स का जो रोल है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी का मतलब यही है, आवर नर्सेस आवर फ्यूचर। तो इतना याद करना है, 2023 का थीम क्या है? आवर नर्सेस आवर फ्यूचर। देखिए नेक्स्ट में, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल ऑफ काउंसिल नर्स, तो अकॉर्डिंग टू INC इसको बोलते हैं, INC का फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि INC का फुल फॉर्म बताइए। तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, INC बोर्ड होती है, एक एजेंसी है, यही INC बोर्ड है जो नर्सिंग को क्या करती है? रेगुलेट करती है। दी थीम बिल एक INC होती है, एक और होती है, आगे अभी क्लियर होगा। दी थीम बिल भी ग्लोबल कैंपेन चलाया जाता है। दिस सेट्स आउट व्हाट यू नर्सिंग इन फ्यूचर शुड एड्रेस ग्लोबल हेल्थ चेंजेज एंड इम्प्रूव किया जाएगा ग्लोबल हेल्थ फॉर एवरीवन। विश्व की मतलब पूरा हेल्थ के बारे में पूरी अच्छे से सब चीज़ केयर किया जाए नर्स के द्वारा, तो इसीलिए सब चलाए जाते हैं थीम। हैज अनाउंस द न्यू थीम फॉर इंटरनेशनल नर्स डे, 2022 का क्या थीम था? ये वॉइस टू लीड। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे देखिए क्वेश्चन फॉर्म में लिख लीजिए, इंटरनेशनल नर्स डे 2022 व्हिच इज वॉइस टू लीड। यहीं से क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, यहीं से क्वेश्चन शुरू करिए और ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। ये 2022 का पूछा जा रहा है, इंटरनेशनल नर्स डे 2022 व्हिच ये वॉइस टू लीड। ये वॉइस टू लीड मीन्स क्या होता है? मतलब नर्सिंग में क्या जो नेतृत्व करने वाला है तो होता है, तो उसी को बोलते हैं तो ये चीज़ होता है नर्सिंग में नेतृत्व। ये वॉइस टू लीड मतलब जो ये वॉइस टू लीड दिया जा रहा है, थीम दिया जा रहा है ना, उसी को तो वही तो नर्सिंग को लीड करता है, आगे ले जाता है। तो 2022 का क्या था? इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। ये था 2022 का थीम था, 2022 का थीम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट में चलिए एक साथ अभी आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए 2023 का तो आप देख ही लिए, 2022 का ये नोट कर लीजिए। 2022 का भी मैं बता ही देता हूँ, 2022 का इतना से आप नोट करेंगे, ये थीम है 2022 का, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? ये वॉइस टू लीड, यहाँ से है इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ, इतना है। तो अब 2022 का नर्सिंग में देखिए, नर्सिंग में कह रहा है कि नर्सिंग में निवेश करना, इन्वेस्ट करें और क्या करें?
और क्या करें, और रिस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। और जो ये पूरा ग्लोबल है, पूरा ग्लोबल वैश्विक जिसको बोलते हैं, पूरा ग्लोबल हेल्थ को, ग्लोबल स्वास्थ्य को क्या करना, इनको सुरक्षित करने के अधिकारों का सम्मान करना, ये होता है ग्लोबल हेल्थ। पूरे को उसके ग्लोबल हेल्थ के सुरक्षित करने को क्या करने, उसको सुरक्षित करने को उसको क्या करना, सुरक्षित करने को अधिकारों का सम्मान करना। अधिकार जो है उसके राइट जो हैं उसका क्या करना, उसका राइट को सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना। तो ये पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं, आगे चलते हैं। ये आप लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए इंटरनेशनल नर्स डे का थीम जो है ये आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। नर्सिंग में नेतृत्व करने के लिए कुछ आवाज़ उठाई जाती है। नर्सिंग में नेतृत्व करने के लिए, जैसे नर्सिंग को लीड करने के लिए ये थीम क्यों चलाया जाता है, थीम इसीलिए चलाया जाता है कि जो नर्सेस होती हैं, जो नर्सिंग फील्ड में जो नर्सेस काम करती हैं, उनको नेतृत्व करने, उनको लीड करने के लिए कुछ वर्ड दिए जाते हैं, कुछ आवाज़ उठाए जाते हैं। तो उनका एक चीज़ होता है, जैसे देखिए 2021 में फर्स्ट 2000 पहले 23 में हम बता ही दिए, ऊपर 2023 बता दिए, फिर 2022 बता दिए, 2022 बता दिए, 2023 में क्या बताए थे, हमारी नर्सें हमारा भविष्य हैं, ये बता दिए थे। 2022 में भी बता दिए थे कि 2022 के लिए नर्सिंग में निवेश और वैश्विक पूरा वर्ल्ड स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के अधिकारों का सम्मान करना। फिर उसके बाद आएगा 2021 में, देख लीजिए, नर्सेस वॉइस टू लीड, ये विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, ये कब का है, ये 2021 का। भविष्य की स्वास्थ्य देखभाल, ये देखिए फ्यूचर हेल्थ केयर, जो भविष्य का जो फ्यूचर का क्या है स्वास्थ्य है उसका क्या करना, हेल्थ केयर, उसका क्या करना, देखभाल करना, उसका विजन, उसका देखभाल करना, ये चीज़ हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आएंगे 2020 का, आप देख लीजिए, ये नर्स टू वॉइस टू लीड क्या है, 2020 का जो थीम है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंटरनेशनल नर्स डे थीम 2022 नर्सेस ये वॉइस टू लीड। तो आप लगाएंगे 2020 का नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, ये देख लीजिए, लिख लीजिए, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। इसका मीन्स क्या हो जाएगा, 2020 का विश्व के, ये देखिए वर्ल्ड, विश्व के स्वास्थ्य के लिए नर्सिंग, ये चीज़ था। विश्व के स्वास्थ्य मतलब पूरे वर्ल्ड के स्वास्थ्य के लिए नर्सिंग क्या है, नर्सिंग, तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट में 2019 का देख लीजिए, इंटरनेशनल नर्स डे थीम 2019 नर्सेस ए वॉइस टू लीड हेल्थ फॉर ऑल, ये हो जाएगा, सभी के लिए स्वास्थ्य, ऑल हेल्थ फॉर ऑल मतलब सभी के लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट सभी के लिए, ये लिख सकते हैं ऐसे, सभी के लिए स्वास्थ्य। नेक्स्ट में इंटरनेशनल नर्स डे थीम 2027 नर्सेस ये वॉइस टू लीड, 2017 का अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये चीज़ हो जाएगा। ये है 2018 का हेल्थ फॉर ह्यूमन, 2018 का देख लीजिए, 2018 का वॉइस टू लीड हेल्थ इज ए ह्यूमन राइट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 2018 का भी इम्पॉर्टेंट है। स्वास्थ्य मानव का एक अधिकार है, हेल्थ इज ए ह्यूमन राइट, स्वास्थ्य, हेल्थ मतलब ह्यूमन मीन्स मानव का एक अधिकार है, हेल्थ मतलब कहने का मतलब ये है ह्यूमन्स का जो स्वास्थ्य है ना, जो स्वास्थ्य है मानव का, वह एक अधिकार है, इज ए राइट, एक अधिकार है। और 2017 का देख लीजिए, अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो ये कह रहा है कि जो डेवलपमेंट गोल है, लगातार कंटिन्यूअस जो डेवलपमेंट गोल है, उसके जो गोल, उसके लक्ष्य को क्या करना, प्राप्त करना। अचीविंग द सस्टेनेबल मतलब सस्टेनेबल मीन्स क्या होता है, कंटिन्यूअस आप बोल सकते हैं, सतत जो होता है, तो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के लक्ष्यों को, गोल को प्राप्त करना, अचीविंग द गोल। तो ये चीज़ हो जाएगा। ये आपको थीम बता दिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। कुछ बायोग्राफी आप फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में देख लीजिए, कुछ बायोग्राफी से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो देख लीजिए, इंट्रोडक्शन, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग या फिर मदर ऑफ नर्स, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि फाउंडर की मॉडर्न नर्सिंग के संस्थापक फाउंडर कौन थे, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। या क्वेश्चन पूछा जाएगा मदर्स ऑफ नर्स कौन है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सी इज आल्सो नोन एज लेडी विद द लैम्प, इनको कहा ही जाता है क्योंकि क्रीमियन वार एक हुआ था, एक लड़ाई हुआ था जो ब्रिटिश में हुआ था ना, ब्रिटिश में,
तो वहाँ पे लेडी विद द लैंप, वहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ब्रिटिश के द्वारा भेजा गया था कि जाइए आप उन सैनिकों को, सैनिक के बीच में लड़ाई हुआ था, क्रीमियन वार उसको बोलते हैं, तो वो लड़ाई हुआ था और फिर ब्रिटिश के द्वारा इनको भेजा गया था कि जाके वहाँ केयर करिए। तो ये जाके वहाँ इतना अच्छा केयर किए थे ना, रातों रात में हर एक वार्ड में जा जाके ट्रीटमेंट करना, उनके मरीजों को देखभाल करना, ड्रेसिंग करना, दवा टाइम पे देना। तो वो रातों रात में जाती थी। उस समय इतना तो व्यवस्था था नहीं कि एसी है, लाइट है, सब चीज़। तो उनके हाथ में दीपक होता था, दीपक जला के वो लेके जाती थी, लालटेन दीपक लेके जाती थी, फिर दवा करती थी। तो वो जो वहाँ के पेशेंट थे ना, उनका नाम ही रख दिए कि अभी आएंगी, एक लेडी आती हैं लैंप लेके, तो उनका लेडी विद द लैंप नाम ही रख दिया गया, बिकॉज द हेल्प सिक पीपल। देखिए क्रीमियन वार 1853 में हुआ था और इनका जन्म कब हो गया था? 1800 कब में जन्म हो गया था? 1820 में ही जन्म हो गया था। 1853 में लड़ाई हो गई, 1820 में लगभग 20-30 ईयर्स की ये रही होंगी। और फिर उसके बाद 1853 से 56 तक वो क्या की, नाइट डोर टू डोर नाइट में क्या की, ड्यूटी की। और टाइम विथ लैक ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज तो उतना थे नहीं, विजिटेड टू सोल्जर, जो सैनिक थे, हेल्थ सेंटर कैंप में जाके काम की, हेल्पफुल फ्लेम लाइट की सहायता से। तो उनको नाम ही रख दिया गया लेडी विद द लैंप। लेडी विद द लैंप तो कभी अब नहीं भूलेंगे ना, कभी नहीं भूलना है। ये देखिए बॉर्न दिया ही है 12 मई 1820 का, फ्लोरेंस सिटी इटली है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लोरेंस सिटी किसको बोलते हैं? इटली बोलते हैं, इटली में। ये देखिए इनका जन्म इटली में ही हुआ था। डेथ देख लीजिए 13 अगस्त 1910 है, और पार्कलैंड लंदन इंग्लैंड में इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गई थी यहाँ पे। ये देख सकते हैं, अच्छा है क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन बनते ही हैं। इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया ही जाता है। ये तो आपको रटाया हो गया होगा, इतनी बार मैंने बता दिया। ये देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, इन्वायरमेंटल थ्योरी ऑफ नर्सिंग किसको बोला जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बोला जाता है। इन्वायरमेंटल थ्योरी ऑफ नर्सिंग 1860 में होता है। वाज गिवन किसने दिया था? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। अच्छा क्वेश्चन बनता है, हर बार बनता है, हर बार बनेगा भी। फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी कौन दिया था? तो फर्स्ट फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही दिया था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले नर्सिंग की थ्योरी किसने दिया था? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। नेक्स्ट में चलिए और कुछ चीज़ें आपको क्लियर कराते हैं। कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। आपको भी लैंग्वेज, आपको वीडियो नहीं छोड़नी है, मैं तो कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा, और कॉन्सेप्ट मैं छोड़ूंगा नहीं, सभी चीज़ कराऊंगा। और आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट को कैप्चर करना है और अच्छे से सब चीज़ पढ़ना है भाई। और वीडियो को लाइक नहीं किए अभी, कुछ लोग ऐसे ही मौज मस्ती करने आ रहे हैं। वीडियो को लाइक प्लीज़ करें भाई, मेहनत कराई जा रही, फ्री में करा रहा हूँ। ऐसा कोई यूट्यूब है चैनल पर? देखिए ना, सर्च करिए, पूरे दिन सर्च करेंगे, कोई नहीं मिलेगा जो फिजिक्स करा रहा है, केमिस्ट्री करा रहा है, नर्सिंग एप्टीट्यूड करा रहा है, जीके करा रहा है, और फिर उसके बाद आपकी इंग्लिश करा दे रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री। तो कोई करा रहा है यूट्यूब पे फ्री में? नहीं करा पा रहा है। पैसे भी ले रहा तब भी नहीं सही करा पा रहा है। फ्री में तो बात ही छोड़ दीजिए भाई। तो यहाँ पे सब फ्री में कराई जा रही हैं, और एकदम 100% कोई गारंटी नहीं। अगर आपको लग रहा है फेंक रहे हैं, हवा में फेंक रहे हैं, तो आप जाइए ना 10-12 वीडियो मेरी देखिए और किसी की और वीडियो देखिए, कंपैरिजन करिए, आइडिया लग जाएगा। कोई नहीं है टक्कर में सीट इन नीट के चैनल के टक्कर में भाई, 100%। सभी लोग लाइक करें, कमेंट करें, एंजॉय करें, अच्छे से पढ़ाई करें, बस रजाई लीजिए और अपना बनाइए कहाँ पे पढ़ना है, लगे रहिए 8-10 घंटे, जो भी जितना मन करे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। 5-6 महीने मंथ है, पढ़िए। अगर नर्सिंग फील्ड में जाना है तो काफ़ी लोग तो भाई देखिए नर्सिंग फील्ड में जाने का मन नहीं करता, कोई भी नहीं जाता। गाँव में अभी थोड़ा सा इसका स्कोप कम है, लेकिन पैसा ज़्यादा है भाई, सुकून की ज़िंदगी है, अपना आराम से ड्यूटी करो, वही नहीं, एकदम अच्छा है। अगर गवर्नमेंट लग गया ना, आफ्टर बीएससी नर्सिंग करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम वहाँ पर भी देना पड़ता है। अगर आप लग गया नौकरी तो फिर एकदम 80-90 हज़ार यार कम नहीं होते हैं पर मंथ आना, मज़ा आता है। लेकिन वही है कि पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बीएस, एक चीज़ है, अगर आप MBBS कर रहे हैं, MBBS अगर आप करना चाह रहे हैं और जुनून है कि करेंगे तो बेस्ट है, यही आप करिए। लेकिन अगर MBBS के बाद कोई भी आप पैरामेडिकल का, नर्सिंग का कोई भी आप अगर सोच रहे हैं ना कि कोर्स कर लें, तो आप सबसे बेस्ट BSc नर्सिंग करिएगा कभी भी। काफ़ी लोग कॉल करते हैं कि क्या आप BPT कर लें, BMLT कर लें, DPT कर लें। वैसे तो करेंगे, 100% सीटें हैं तो खाली नहीं जाएंगी, सभी लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन आपको बेस्ट अगर चुनना है तो आप BSc नर्सिंग चुनिए, क्योंकि बेस्ट है, गवर्नमेंट जॉब अच्छी लग जाती है और पैसे भी अच्छे मिलते हैं। और कोर्स की कभी बात करेंगे, उसमें और कुछ कोर्स अच्छे हैं, लेकिन बेस्ट ये है। चलिए बेस्ट को और बेस्ट बनाते हैं।
फर्स्ट प्रोफेशनल ऑफ साइकेट्रिक नर्स ऑफ, ये क्वेश्चन पूछ लेता है और वहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल देता है तो काफ़ी गलत हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन यहाँ देखिए फर्स्ट प्रोफेशनल ऑन साइकेट्रिक नर्स, साइकेट्रिक नर्स भी होते हैं ना जो ऐसे पेशेंट देखेंगे जब आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करेंगे, हॉस्पिटल में कभी गए होंगे तो साइकेट्रिक वार्ड होता है जहाँ पे मेंटली जो दिमाग के पैदल होते हैं, कहते नहीं है जो पागल हो जाते हैं, तो उनको साइकेट्रिक वार्ड में रखा जाता है। तो साइकेट्रिक नर्स भी होती है ना जो वहाँ पे वर्क करेंगे। फर्स्ट प्रोफेशनल एंड साइकेट्रिक नर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट, वो अमेरिका, वो कौन थे? लिंडा रिचार्ड। अगर ऐसे आएगा फर्स्ट प्रोफेशनल और साइकेट्रिक नर्सेस कौन थी तो लिंडा रिचार्ड थी। तो इसको आप देख लीजिएगा। फर्स्ट प्रोफेशनल नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि फर्स्ट प्रोफेशनल स्कूल फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्कूल, संत, ये देखिए सेंट मेरी जो होता है ना, सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन में था। तो सेंट थॉमस हॉस्पिटल कहाँ पे था? लंदन में था। कब ये हुआ था? 1860 में। लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम में इसी को नेम को, सेंट थॉमस हॉस्पिटल को नेम को चेंज कर दिया गया, उसका नाम रख दिया गया फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस नाम को किस नाम में चेंज किया गया था, तो ये आप देख लीजिएगा। सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन में जो था उसका नाम चेंज कर दिया गया था, उसका नाम रख दिया गया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। और सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन कब खोला गया था? तो 1860 में। नेक्स्ट में देखिए, इट वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर किंग जॉर्ज कॉलेज ऑफ लंदन के अंडर में था, इस्टेब्लिश किया गया था। अवार्ड एक मिला था रॉयल रॉस क्रॉस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है रॉयल रेड क्रॉस अवार्ड कब दिया गया था? तो 1883 में दिया गया था और ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही मिला था। नेक्स्ट में चलते हैं और चीज़ें क्लियर करते हैं। हाँ, यहाँ से देखिए, यहाँ से भी खूब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं बार बार और सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। पिछली बार भी क्वेश्चन बना था। तो यहाँ देखिए नर्सिंग एजुकेशन को कैटेगराइज किया गया है ना कि नर्सिंग, देखिए नर्सिंग फील्ड में जाने के लिए ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बीएससी नर्सिंग ही करेंगे तभी आप नर्सिंग बन पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दो तीन तरीके हैं बीएससी नर्सिंग आपको नर्स बनने के लिए, तो लेकिन बेस्ट बीएससी नर्सिंग ही है। फर्स्ट जो कहते नहीं है, फर्स्ट जीना, फर्स्ट सीढ़ी यही है। नर्सिंग एजुकेशन, कैटेगरीज ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन को कैटेगराइज किया गया है। ये देखिए इधर कोर्सेस दिए गए हैं और इधर ड्यूरेशन दिया गया है कि कौन से कोर्स का कितना समय लगेगा, ये चीज़ दिया गया है। जैसे देखिए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जिसको कहते हैं GNM, ये डिप्लोमा कोर्स है और ये 3 साल का कोर्स होता है और 6 मंथ। अब तो सिर्फ पहले 3 साल 6 मंथ का होता है ना, अब ये 6 मंथ हटा दिया गया, अब ये 3 साल का ओनली कोर्स कर दिया गया है। तो 3 साल अगर GNM आता है ऑप्शन में 3 साल तो आप 3 साल लगाएंगे, नहीं 3 साल रहता है तो आप 3.5 साल रहता है तो लगाएंगे 3.5 साल, 3 साल 6 महीने लगा। अगेन दोनों ऑप्शन में रहता है तो 3 ईयर्स आप लगाएंगे। एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, ये देखिए इसको बोलते हैं ANM बोलते हैं, ANM भी होते हैं, ये भी डिप्लोमा कोर्स है। एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी ये होता है 18 मंथ और 6 मंथ, टोटल 2 साल का होता है, लेकिन 18 मंथ थ्योरी चलती है और 6 मंथ इंटर्नशिप चलते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट में बीएससी नर्सिंग जो बेस्ट कोर्स है भाई, ये डिग्री कोर्स है, बैचलर कोर्स है, डिग्री कोर्स है। ये कोर्स होता है 4 साल का। ये फर्स्ट ईयर से ही आपका जहाँ से गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब नहीं, गवर्नमेंट जब हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट आप कॉलेज से करेंगे बीएससी नर्सिंग ना, तो फर्स्ट ईयर से ही ड्यूटी लगने लगती है, 1-1, 2-2 महीना करके, और लास्ट में 6 मंथ तो इंटर्नशिप चलती है, डायरेक्ट 6 मंथ। फिर उसके बाद पोस्ट बेसिक, देखिए पोस्ट बेसिक भी करते हैं। पोस्ट बेसिक कब किया जाता है भाई? पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद नहीं करते हैं, क्योंकि आप डिग्री कोर्स कर ही लिए हैं। पोस्ट बेसिक तब करेंगे जब आप GNM करेंगे, ANM करके भी नहीं कर सकते, आप GNM करके पोस्ट बेसिक कर सकते हैं। 2 साल का कोर्स होता है। जब पोस्ट बेसिक कर लेते हैं ना GNM करने के बाद, मान लीजिए कोई डिप्लोमा कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग, GNM कर रहे हैं, तो बाद में वो MSc तो नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट ना, पहले उनको पोस्ट बेसिक करना पड़ेगा। तो पोस्ट बेसिक इसीलिए करते हैं, तो फिर उसके बाद बीएससी नर्सिंग के इक्विवेलेंट उसके बराबर हो जाते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोस्ट बेसिक नर्सिंग कितने साल का होता है? तो 2 साल का कोर्स होता है। नेक्स्ट में जब आप अगर बीएससी नर्सिंग कर लिए हैं, MSc नर्सिंग करना चाहते हैं, या फिर आप पोस्ट बेसिक कर लिए हैं GNM के बाद, तब भी आप MSc नर्सिंग कर सकते हैं। MSc नर्सिंग भी 2 साल का होता है। MSc नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद अगर आपको MPhil नर्सिंग करना है या फिर PhD करना है, MPhil करना है तो 1 ईयर्स का होता है, MPhil आप कर सकते हैं, लेकिन आपको रेगुलर कैंडिडेट बनना चाहिए।
अगर आप डिस्टेंस लर्निंग से करते हैं, पार्ट टाइम कैंडिडेट करते हैं तो 2 साल का, क्योंकि पार्ट टाइम ज़्यादा लोग करते हैं, क्योंकि एमएससी नर्सिंग करने के बाद कहीं न कहीं ना जॉब लग जाता है, या फिर टीचिंग लाइन में, या फिर क्लिनिकल में, हॉस्पिटल में, तो वहाँ से कुछ समय मिलता है आपको ये कोर्स करने के लिए, तो फिर सैलरी भी मिलती है, आधी सैलरी शायद मिलती है, फिर ये चीज़ हो जाता है। तो अगर पूछता है कि एमएससी नर्सिंग कितने साल का होता है, तो 2 साल आप लगाएंगे पार्ट टाइम कैंडिडेट के लिए। ईयर कोर्स आप पार्ट टाइम, अगर पार्ट टाइम करते हैं वहाँ ऑप्शन में दिया रहेगा, अगर कुछ नहीं देगा तो 2 साल आप लगा देंगे। 1 ईयर कोर्स रेगुलर अगर आप करेंगे, और पीएचडी अगर आपको करना है, अगर देखिए रेगुलर कैंडिडेट के लिए अगर वहाँ पार्ट टाइम के लिए नहीं देता है तो 1 साल ओनली आप लगाएंगे, कि एमफिल 1 साल का होता है अगर कुछ नहीं देगा। अगर रेगुलर की बात कर दिया तो 1 साल लगाएंगे, पार्ट टाइम के लिए तो 2 साल, और कुछ नहीं देगा तो 1 साल लगाएंगे, 1 साल होता ही है। पीएचडी देखिए, पीएचडी कितने साल का होता है, पीएचडी 3 इयर्स फुल टाइम अगर आप करेंगे तो 3 साल लगेगा पीएचडी करने में। इसीलिए तो पीएचडी करने के लिए भाई लेक्चरर आप बन सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन लेक्चरर ये सब आप बनते हैं, और कहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, या डीन बन सकते हैं। डीन मतलब क्या होता है, एक प्रिंसिपल जो होता है पूरा नर्सिंग का, एक कॉलेज का, तो वो आप पीएचडी करने के बाद ही बन पाएंगे। और पीएचडी बन लिए तो डॉक्टर भी आप लगा पाएंगे, कि नर्सिंग करने के बाद भी कहते नहीं है कि आप नर्सिंग करने के बाद डॉक्टर कब लगा पाएंगे भाई, अपने आगे नाम के आगे डॉक्टर लगाना तो हर एक कम अच्छा लगता है। अरे यार कुछ लोग बीपीटी करते हैं डॉक्टर लगाने के चक्कर में, पैरा का एक कोर्स है जो कि ऑथेंटिक नहीं है कि आप डॉक्टर ही लगाएंगे, लेकिन तब भी काफ़ी लोग डॉक्टर लगाने के चक्कर में बीपीटी कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं यार, स्कोप भी नहीं है और डॉक्टर लगाना भी नहीं कम वो है, ऑथेंटिक नहीं है, तो काहे के लिए हम करें बीपीटी, ना ही करें तो सही है, लेकिन करते हैं। हाँ कुछ लोग करते हैं तो ठीक है, करना भी चाहिए, कोर्स बना है करने के लिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ना ही करें, अगर आप सब ये कोर्स चुन सकते हैं। चलिए पीएचडी आप अगर पूछेगा कि कितने साल का होता है तो फुल टाइम 3 इयर्स लगाएंगे। नेक्स्ट में आगे चलते हैं। हाँ यहाँ से देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि क्या क्वेश्चन पूछता है कि इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो कितने एंगल पे लगाए जाते हैं। तो ये देख लीजिए इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे मसल्स में लगा रहा है ना, वो कितनी डिग्री लिया, सीधे 90 डिग्री तो है, तो 90 डिग्री पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो लगाए जाते हैं इसका टारगेट क्या होता है ना, इसमें बीसीजी ज़्यादातर ये सब टीके उके लगते हैं, बीसीजी जैसे होता है, इंट्राडर्मल में लगते हैं वो तो ई बीसीजी, यहाँ बीसीजी। अगर इंट्रामस्कुलर की बात करते हैं तो मसल्स में लगता है, ये सीधे आप जानिए मसल्स में लगता है। अगर सबक्यूटेनियस की बात करेंगे, ये देखिए सबक्यूटेनियस ये थोड़ा एंगल बना रहा है, 45 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो कितने एंगल पे लगता है, तो 45 एंगल पे लगता है सबक्यूटेनियस। और सबक्यूटेनियस पे क्या इसका क्या होता है, टारगेट क्या होता है, इसमें देखिए ये क्या किया जाता है ना, जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है ना जस्ट उसी के नीचे लगाया जाता है ये इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस टिश्यू के स्किन के जस्ट नीचे, जैसे ये स्किन है ना उसकी उसी के जस्ट नीचे लगाया जाता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में लगाया जाता है। इसमें हिपैरिन इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इंसुलिन लगाया जाए, ये लिख सकते हैं आप। इसमें सबक्यूटेनियस टिश्यू में कौन सा इंजेक्शन, तो इंसुलिन लगाया जाता है। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर को डाउन करता है भाई, ये सब चीज़ें पता है कि नहीं। ब्लड शुगर, हिपैरिन हो गया, हिपैरिन क्या करता है, ब्लड जो थक्का बन जाता है उसको क्या करता है, रिमूव करता है। इंट्रावेनस देखिए आईबी जो सबसे ज़्यादा ये भी यूज किया जाता है, तो आईबी कितने, आईबी इंट्रावेनस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आईबी लगाते हैं। और ये इसीलिए इसमें लगाया जाता है, ये डायरेक्ट ब्लड में भाई कांटेक्ट होता है, इसमें वेन में लगाते हैं ना, ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में डायरेक्ट ये जाता है। और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहते नहीं कहाँ पर लगाया जाए कि ज़्यादातर एब्जॉर्ब हो जाए, रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है। तो ज़्यादा अगर इफिशियंसी देना है किसी ड्रग्स को इंजेक्शन के माध्यम से तो डायरेक्ट आईबी ही देते हैं। और ये कंटिन्यूअस आईबी देखते नहीं आप, ग्लूकोज टंगा रहता है, जाते हैं एनएस बॉटल टंगा रहता है, एनएस आरएल सब टंगे रहते हैं। तो कंटिन्यूअस अगर कोई चीज़ फ्लूइड देना है तो यहीं पे इंट्रावेनस लगाते हैं। इंट्राडर्मल, अब ये आ गया इंट्राडर्मल आ गया, जिसमें इंट्राडर्मल में बीसीजी, इसमें ज़्यादातर वो लगते हैं, क्या चीज़ लगते हैं, वैक्सीन लगती है, बीसीजी वैक्सीन कुछ लगती हैं, तो बीसीजी वैक्सीन तो यहीं दिया जाता है इंट्राडर्मल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीसीजी वैक्सीन कहाँ पे दिया जाता है, किस रूट के माध्यम से, तो इंट्राडर्मल। और इसका एंगल देख लीजिए 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इंट्रावेनस का एंगल जान रहे हैं ना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लगाते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, 25 डिग्री है, ये एंगल का डिग्री है, सेंटीग्रेड में नहीं
नहीं है, 90 डिग्री है, यहाँ पे 45 एंगल लेते हैं, यहाँ पे 25 एंगल लेते हैं, यहाँ पे 10 से 15 एंगल में लगाते हैं इंजेक्शन। तो ये एंगल है, डिग्री नहीं है। डिग्री तो गर्म करने पे आती है, टेम्परेचर में डिग्री लिया जाता है, यहाँ पे एंगल शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इंट्राडर्मल मैंने बता ही दिया, लेकिन जो ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं ना, ये सब इंजेक्शन जो यूज़ किए जाते हैं ये भी नंबर वाइज आते हैं, ऐसा नहीं है, इसमें नंबर भी होता है। जो नीडल होती है ना, ये नीडल और अलग अलग नंबर की आती है, 22, 18, 26, 25, ये सब अलग अलग नंबर की भी आती हैं। तो ये चीज़ हो जाएगा, इतना चीज़ें मैंने बता ही दिया। चलिए क्वेश्चन कुछ कराते हैं, और ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है। इसमें मैंने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसको बोला जाता है? ये 8-10 बार मैं क्वेश्चन करा दिया हूँ, अगर आप देखे होंगे वीडियो तो नॉलेज है। नहीं, अगर क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो वीडियो रिवाइज करिए, दिनों रात जगना शुरू कर दीजिए। तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसको कहते हैं? न्यूक्लियस को, प्रोटोप्लाज्म, सेल, डीएनए किसको कहते हैं? ऑप्शन में कमेंट सभी लोग करें, कमेंट करना कंपलसरी है, अन्यथा आप मेरे चैनल से तैयारी ना ही करें, 100% ना करें। यार कहीं जाइए आप घूमिए टहलिए, किसी चैनल पे मज़ा करिए, लेकिन इस चैनल पे नहीं। अगर कमेंट नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर नहीं बता पा रहे हैं। कुछ लोग, एक स्टूडेंट अभी जल्दी कॉल किया था, हम बोला कितने वीडियो देखे हो, तो बोला कि मैं तो सर लगभग 300-400 वीडियो आपकी देख लिया हूँ। हमको आप तो कभी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करते, तो कह रहा सर हम वीडियो को डाउनलोड करते हैं। हमको आज के बाद मत देखना दोबारा, डाउनलोड करके क्वेश्चन का कोई रिप्लाई नहीं करते, कुछ नहीं करते, और इतना पढ़ने में भी नहीं सही हो तो क्या करोगे? तो नहीं, फिर भगा देते हैं ऐसे। नहीं, कुछ नहीं, अगर डाउनलोड कर रहे हैं, नहीं कमेंट कर रहे हैं तो मत देखिए। डाउनलोड कर लेंगे तो व्यूज नहीं आएगा, व्यूज नहीं आएगा तो पैसा नहीं आएगा। तो आपसे भी नहीं पैसा ले रहे हैं, ऐसे भी नहीं ले रहे हैं, तो फिर क्या यहाँ वो बाबा संत हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लामा? ये एक मेडिकल का टर्म है भाई, मेडिकल हॉस्पिटल का एक टर्म है लामा, LAMA। एक लामा एक टर्म है, इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है, और इसका मतलब क्या है ये तो मैं ही बता ही दूंगा। तो व्हाट इज लामा? लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, यही फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। लीव एंड मेडिकेशन नहीं, मेडिकेशन नहीं। लीव एलोन ये भी नहीं। लीव अगेंस्ट मेडिकल अप्लाई नहीं भाई, अप्लाई नहीं। ये देखिए यहाँ से ये एकदम सही है, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। लामा का मतलब होता, मान लीजिए मैंने हॉस्पिटल में, मैं बीमार हूँ, गए हॉस्पिटल में दवा कराने और वहाँ पे एडमिट हो गए, किसी वार्ड में डॉक्टर ने एडमिट कर दिया, मेरा मन नहीं लग रहा, लग रहा है कि डॉक्टर सही नहीं है, यहाँ पे ट्रीटमेंट केयर नहीं सही मिल रहा है, तो वहाँ से बगैर बताए भाग लिए भाई, चुप्पे से निकल गए, उसी को कहते हैं लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, उसी को कहते हैं लामा। एक होता है डामा होता है, एक डामा होता है, एक लामा, लेकिन यहाँ पे हम लोग लामा की बात करेंगे। डामा कोई बात किए हैं वीडियो में, जाएंगे देखेंगे मिलेगा। ये लामा का आप मतलब, ये लामा का मीन्स दिया गया है। ये देखिए फुल फॉर्म ऑफ लामा, इन दिस द पेशेंट चूज द लीव हॉस्पिटल बिफोर द ट्रीटिंग फिजिशियन रिकमेंड डिस्चार्ज। फिजिशियन जो डॉक्टर होता है वो डिस्चार्ज का रिकमेंड नहीं करता, तब भी हॉस्पिटल से छोड़ के पेशेंट भाग जाता है, उसी को लामा कहते हैं, पेशेंट चूज। नेक्स्ट में देखिए दी बेसिस यूनिट ऑफ लाइफ। ये ऐसे कुछ बायोलॉजी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। ये मत कहिए कि बायोलॉजी के क्वेश्चन है, क्वेश्चन मिलते हैं एकदम सिंपल वाले, जो बायोलॉजी वाले ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ना, थोड़ा रिलेटेड होते हैं, वो रख देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट, एक कहते हैं जीवन का आधारशिला कौन है, तो एटम्स हैं क्या, वाटर है क्या? तो काफ़ी लोग वाटर ही लगा देते हैं, तुरंत वाटर कहेंगे, भाई वाटर पीते हैं यार, वाटर ही ज़िंदगी चला रही है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जो कि वाटर नहीं होती है भाई, सेल होता है, क्योंकि सेल से ही मिलके, सेल से मिलके क्या बनते हैं, टिश्यू, टिश्यू से आर्गन, आर्गन से पूरी शरीर, आर्गन सिस्टम पूरा बना हुआ है। आर्गन सिस्टम चलते नहीं है शरीर में, देखिए ना, नर्वस सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इंटीगुमेंट्री सिस्टम, फिर उसके बाद किडनी से आएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर तो ऐसे ऐसे सिस्टम सब चलते हैं भाई, तो सेल से। तो आप ऑप्शन नंबर सी ही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड। देखिए अगर बुखार मान लीजिए है शरीर में, और कोई पैरासीटामॉल दे दिया गया, हाई डोलो आते नहीं है पैरासीटामॉल, हाई डो 650 mg की होती है, 625-650, और सडन फॉल टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बॉडी का सडन फॉल हो गया, सडन मतलब अचानक गिर गया बहुत तेज़ी से, तो उसको क्या कहेंगे? तो क्राइसिस कहेंगे, लिसिस कहेंगे, रिलैप्स कहेंगे, या फिर क्वाटिडियन कहेंगे। भाई सभी लोग लिसिस ही लगाते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपको याद नहीं है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो कहेंगे लिसिस ही सही है, लेकिन लिसिस नहीं सही होता है, क्राइसिस सही होता है। क्राइसिस या रिलैप्स लगा देते हैं, नहीं, क्राइसिस आप फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट करिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम धड़ाकेदार क्वेश्चन आ गया।
धड़ाकेदार क्वेश्चन का मीन्स है द करेक्ट इक्विपमेंट यूज फॉर टेकिंग टेम्परेचर, किस इक्विपमेंट का यूज किया जाता है, किस हथियार का यूज किया जाता है, इक्विपमेंट का यूज किया जाता है टेम्परेचर को टेक करने के लिए, टेम्परेचर को नापने के लिए। कभी आप टेम्परेचर को नापाए हैं कि नहीं नापाए होंगे तो देखे तो होंगे यार कि टेम्परेचर कैसे नापते हैं। बुखार रहता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या लगा देता है, एक डिजिटल भी आता है, डिजिटल थर्मामीटर आता है, डिजिटल थर्मामीटर जो लगा दिए बता दिए। एक पारा वाला आता है, वो जो पारा वाला होता है उसमें देखना पड़ता है कि पारा कितना चढ़ा है कितना, उसमें लिखा रहता है अलग अलग डिग्री सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेंटीग्रेड में, दोनों लिखे होते हैं। तो वो थर्मामीटर का काम होता है। स्टेथोस्कोप का क्या काम होता है भाई, हार्ट का जो रिदम होता है ना उसको सुनता नहीं है डॉक्टर, जिसको आला बोलते हैं, आला लिया नहीं रहता है डॉक्टर यार, हम लोग भी यूज करेंगे आला होता है। फिर उसके बाद स्फैग्नोमैनोमीटर क्या होता है भाई, बीपी को नापते नहीं है, अब तो डिजिटली आ गया है यार, लगा दिए अपने आप, वो बता दिया जाके बता दिया कितनी बीपी है। ईसीजी क्या होती है, ईसीजी क्या है यार, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, एक मशीन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, और जो कागज़ निकालता है ना वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। तो ईसीजी क्या होता है, हार्ट का वो लीड लगती नहीं है, 6 लीड चेस्ट पे लग जाती है, मैंने बताया है काफ़ी वीडियो में, 6 चेस्ट पे लग जाएगी, 2 एंकल पे लग जाता है, हाथ में, 2 पैर में लग जाता है। फिर ईसीजी क्या करती है, हार्ट के रिदम को बताती है, पी वेव टी वेव क्या होती हैं वो सब बताती है। तो ये हार्ट के रिदम को, हार्ट की रिदम को देखता है कि कितना हार्ट कितने किस हिसाब से वो चल रहा है। तो ये हार्ट के लिए होती है, एक क्या होती है, एक टेस्ट होता है, डायग्नोसिस होती है। टेम्परेचर रेगुलेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ, ये देखिए जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो अंडर द कंट्रोल कौन सा आर्गन है कि जो रेगुलेट करता है, लंग्स है क्या, नहीं भाई, लंग्स के थ्रू थोड़ी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है, कभी नहीं कर पाएंगे भाई, ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन पिट्यूटरी ग्लैंड, नहीं ये भी नहीं है। एंडोक्राइन में जाइए, नहीं। हाइपोथैलेमस पीनियल ग्लैंड तो आप लगा दिए होंगे, आप सी ऑप्शन हाइपोथैलेमस, काफ़ी बार ये सब क्वेश्चन कराए गए हैं। व्हिच ऑर्गेनल, ये देखिए, ये तो एकदम ये समझिए कि इतना क्वेश्चन इतना ज़बरदस्त है, इसमें आपको 4 क्वेश्चन तो बताएंगे ही हम। व्हिच, देखिए यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करिए, व्हिच ऑर्गेनल कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। पहले आप सेल तो जानेंगे ना, सेल पता है कि नहीं, ये मान लीजिए बॉडी का कोई भी एक सेल थोड़ा सा निकाले, एक सेल है, ये मान लीजिए थोड़ा सा मैं बड़ा बना दिया तभी समझाने में। व्हिच ऑर्गेनल कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। अब सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस हो जाएगा। अब न्यूक्लियस के अंदर ये सभी चीज़ें होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, राइबोसोम हो गया, राइबोसोम तो ये प्रोटोप्लाज्म में होते हैं, तो ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब इसमें पूछ रहा है पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस, सेल का विद्युत घर किसको कहते हैं, जो ऊर्जा को बनाता है, जनरेट करता है, तभी तो शरीर में ऊर्जा मिलती है ना। तो पावर हाउस ऑफ सेल, सेल का पावर हाउस, सेल का विद्युत घर किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया जो ये क्या एनर्जी जो प्रोवाइड करता है, ये एटीपी के फॉर्म में प्रोवाइड करता है। एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया कि एटीपी का फुल फॉर्म बताइए, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये देखिए लिखा गया है ADENOSINTRIPHOSPHATE, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का पूरा नाम है। फिर उसके बाद ये जो गोल्जी बॉडी होती है ये क्या करती है, इसको सेल का पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं, पोस्ट ऑफिस कहते हैं। जैसे जो पत्र भेजा जाता है, पोस्ट ऑफिस होते नहीं है गांव में, तो उसी प्रकार सेल का पोस्ट ऑफिस भी होता है, उसको गोल्जी बॉडी को बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल का पोस्ट ऑफिस किसको बोला जाता है, गोल्जी बॉडी को। नेक्स्ट में देखिए ये क्वेश्चन ये भी बनता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल ऑफ द सेल, न्यूक्लियस को सेल को पूरे सेल को कौन कंट्रोल करता है, तो न्यूक्लियस, कंट्रोल ऑफ द सेल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंट्रोल ऑफ द सेल कौन है, तो न्यूक्लियस आप लगाएंगे। फिर उसके बाद राइबोसोम को तो जान ही रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में वर्क करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो ये आपके 4, 5, 6 क्वेश्चन मैंने बता ही दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड थर्मामीटर। भाई जो थर्मामीटर टेम्परेचर नापा जाता है उसका कोई खोज, किसी ने खोज किया होगा, डिस्कवर्ड किया होगा, इन्वेंटेड मतलब खोज किए होंगे तो तभी तो नापा जाता है। तो एक साइंटिस्ट बताइए कौन थे, क्लेसियस थे, या फिर गलीली थे, लॉर्ड केल्विन थे, या फिर थॉमस मैनिंग थे, कौन थे, ये गलीलियो गलीली थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, थर्मामीटर गलीलियो गलीली। तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
बॉडी टेम्परेचर वर्क बेटर विथ टेम्परेचर, कहते नहीं बॉडी का टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ जाता है, बुखार हो जाते हैं ना, तो कोई चीज़ सिस्टम सभी चेंज हो जाते हैं। जितने भी शरीर में सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने बता दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, ये जो सिस्टम सभी है ना वो क्या हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। तो बॉडी टिश्यू वर्क बेटर, जो बॉडी की शरीर की टिश्यू हैं, टिश्यू से मिलके क्या बनता है, आर्गन बनते हैं, आर्गन से मिलके आर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी बन जाती है। तो वो जो टिश्यू वर्क करेंगे, बेटर वर्क पूछ रहा किस टेम्परेचर पे करते हैं, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तो बॉडी का टेम्परेचर ही होता है। तो 30 से ये देखिए 32 तो होगा नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, 34 भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल डिग्री सेंटीग्रेड होता है टेम्परेचर बॉडी का। तो ये तो 32-34 तो वैसे हट जाएंगे, और 38-40 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई, पायरेक्सिया हो जाएगा, इतना बुखार हो जाएगा कि कोई शरीर के टिश्यू भी नेक्रोसिस में आ जाएंगे, डेथ करने लगते हैं। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि भयानक हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाएंगे 36 लेके 38, क्योंकि बीच में 37 भी आ ही जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट में देखिए, बेस्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी टिश्यू इंश्योर्ड विथ ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आप ऑप्शन देख लीजिएगा। नेक्स्ट में देखिए, ये भी काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन है। अगर आप थर्मामीटर देखे होंगे, वो लिक्विड वाला जो पारा वाला आता है ना, उसकी बात कर रहे हैं, वो वाली नहीं, डिजिटल वाले में तो ये सब सिस्टम नहीं है, तो डिजिटल वाले में तो है नहीं। अब इसमें एक पारा रहता है, और यहाँ पे वो क्या मेजरमेंट के शो यहाँ किए जाते हैं। मेजरमेंट एक नीचे रहता है, एक ऊपर यहाँ पे सेल्सियस में रहता है, और ऊपर फ़ारेनहाइट में रहता है। और ये अगर यहाँ पूछ रहा 37 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में आपको बताना है। तो डॉक्टर वहाँ कभी कभी देखे होंगे फ़ारेनहाइट में आपको टेम्परेचर जब जाएंगे बता देता है। अगर आप पूछेंगे कितना डॉक्टर साहब टेम्परेचर है, तो कभी बोल देता है कि आपका 98.6 है, 98.6 है, कभी बोलता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो दोनों का सेम मतलब होता है, दोनों का सेम है। इसी को जब 98.6 फ़ारेनहाइट को जब सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे ना, तो 37 ही आएगा, या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करोगे तो 98.6 आएगा। अब चेंज कैसे किया जाता है, एक फार्मूला लगता है फिजिक्स में, वो सब पढ़ाई गई है, जब देखेंगे तो फिर सीख जाएंगे। इस क्वेश्चन का जवाब आप क्या लगाएंगे, 37 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट के। तो बी ऑप्शन करेक्ट लगाइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट इन द बॉडी इज, ये भी क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, आप सही कर पाएंगे कि नहीं, मैं तो सही करके आपको दिखा देता हूँ भाई। द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट, जो सबसे पहले हीट के सोर्स क्या होता है, जहाँ से कोई चीज़ पैदा होता है ना, वही सोर्स होता है, उसी को सोर्स बोलते हैं। तो ये देखिए, एक सोर्स होता है, एक सिंक होता है, सिंक जहाँ खपत होता है उसको सिंक बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट का प्राइमरी सोर्स पूछ रहा है, बॉडी में क्या है। देखिए, बॉडी को अगर प्राइमरी सोर्स हीट चाहिए तो क्या करेंगे, सनलाइट लेंगे? नहीं भाई, अगर सूर्य निकल ही नहीं रहा तो कहाँ से हीट जनरेट होगा, नहीं होगा। हार्ट बीट बढ़ाएंगे, हार्ट बीट तो अपने आप नहीं बढ़ेगी ना, तो हमेशा चलती रहती है। सर्कुलेशन बढ़ाएंगे, नहीं, सर्कुलेशन अपने हिसाब से थोड़ी बढ़ा पाओगे, वो तो एक है। ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है, मेटाबॉलिज्म बी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। मेटाबॉलिज्म शरीर में जो चलती रहती है ना, कुछ क्रियाएं, कुछ रिएक्शन हमेशा शरीर में चलती रहती है, मेटाबॉलिज्म, तो वो थोड़ा थोड़ा हीट जनरेट करती हैं शरीर में। आपको पता नहीं चलता है कि हीट कहाँ से मिल रही है ना, लेकिन शरीर में कुछ ना कुछ रिएक्शन हमेशा चलती रहती है, मेटाबॉलिज्म। तो वो ऑप्शन नंबर आप बी लगाएंगे। हार्ट बीट बढ़ाना है तो आपको दौड़ना पड़ेगा, सर्कुलेशन बॉडी को बढ़ाना है तब भी आपको दौड़ना पड़ेगा, तब एनर्जी जाके मिलेगी। लेकिन मेटाबॉलिज्म आप बैठे हैं ना रजाई में, तब भी आपको एनर्जी मिल रही है ना, तो वो मेटाबॉलिज्म कर रही है शरीर में। तो बी ऑप्शन आप लगाइए और आगे बढ़िए। रेगुलेशन ऑफ पीएच विद इन द बॉडी इज डन बाय, ये देखिए क्वेश्चन एकदम शानदार है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर समझाने की बात किया जाए तो चलिए समझाते हैं। रेगुलेशन ऑफ पीएच, जो पीएच होता है ना, शरीर में पीएच होता है, पीएच के हिसाब से सभी शरीर में जो बैक्टीरिया हैं, ब्लड है, सब चीज़ है जो ना, वो एक उनका पीएच होता है कि उसी पीएच पे वो काम करेंगे। पीएच बढ़ गया तब भी दिक्कत है, पीएच घट गया तब भी दिक्कत है। जो सिस्टम है वो वर्क करते हैं पीएच पे। तो उस पीएच को रेगुलेट करना पड़ता है। विथ इन द बॉडी इज डन बाई, बॉडी का कौन से ऑर्गन है जो पीएच को रेगुलेट करते हैं? स्प्लीन लगाएंगे क्या, लीवर लगाएंगे, हार्ट लगाएंगे, किडनी लगाएंगे? भाई आप अगर इसमें लंग्स दिया होता ना, फेफड़ा जिसको बोलते हैं, अगर लंग्स दिया होता LUNGS तो आप लंग्स लगाते। लंग्स और किडनी दोनों का काम होता है। दोनों ऑप्शन देगा तो दोनों लगाएंगे, लेकिन दोनों ऑप्शन में ऐसा नहीं देगा कि यहाँ लंग्स लिख दिया और यहाँ किडनी लिख दिया, ऐसा नहीं करेगा। तो अगर दोनों ऑप्शन में देगा तो सी ऑप्शन आपका बोथ दे देगा। तो
कि ए और बी दोनों सही है, लेकिन किडनी और लंग्स दोनों जिम्मेदार होते हैं, लेकिन यहाँ तो लंग्स है नहीं तो किडनी है, किडनी लगाइए। क्या किडनी है? एक चीज़ और बता देते हैं, नॉर्मल पीएच। हाँ, यहीं पे बता देते हैं, कभी आज की बात भूलेंगे नहीं। नॉर्मल पीएच ब्लड का कितना नॉर्मल पीएच होता है, ब्लड का, खून का नॉर्मल पीएच कितना होता है? तो नॉर्मल पीएच जो होता है ना 7.35, 7 ऐसे याद करिए ना, 7.35 से लेके कितना 35, 7.35 से लेके 7.45, ये देखिए 7.35 है, 7.45 है, 7.35 से लेके 7.45 तक ब्लड का पीएच होता है। अगर एक पीएच देता है तो 7.45 ज़्यादातर वैल्यू देता है कि ब्लड का पीएच होता है। अब ब्लड पीएच इतना है तो लंग्स क्या करता है? लंग्स में जब यहाँ ये देखिए जैसे से इतना पीएच आपको मैंने बता दिया 735 से लेके 7.45 45 तक। अब इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे लंग्स क्या करता है, लंग्स जो फेफड़ा होता है, यहाँ पे किडनी होती है। अब किडनी क्या करती है ना, यहाँ पे आपको बाइकार्बोनेट तो बन ही जाता, कार्बोनिक एसिड बन जाता है, H2CO3 ब्लड में बन जाता है। फिर उसके बाद ये लंग्स क्या करता है ना, ये CO2 यहाँ से लेके CO2 ये बाहर निकाल देता है, ऑक्सीजन हम लोग ले लेते हैं। किडनी क्या करता है, किडनी यहीं बाइकार्बोनेट से लेके HCO3 यहाँ पे रहेगा, HCO3 यहाँ पे HCO3, लेकिन यहाँ H आयन ये क्या करता है, H आयन को बाहर निकालता है किसके यूरिन के माध्यम से। तो ये सब क्रिया चलती रहती है, तब पीएच को मेंटेन करते हैं। अगर मान लीजिए CO2 हो गया या फिर H आयन हो गया, दोनों मदद करते हैं, CO2 हो गया एंड H आयन, यही दोनों मदद करते हैं पीएच को मेंटेन करने में। अगर मान लीजिए ज़्यादा H आयन को बॉडी शरीर से ज़्यादा यूरिन के माध्यम से ज़्यादा निकल जाता है, तो कहते नहीं है कि अगर H आयन ज़्यादा निकल जाएगा तो एक बीमारी हो जाती है, क्या उसको बोलते हैं, H आयन बाहर ज़्यादा निकल जाता है तो उसको मेटाबॉलिक, META मेटाबॉलिक लिख देते हैं, METABOLIC मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक बीमारी होती है। ये CIDO एसिडोसिस, जिसमें क्या होता है ना, जिसमें H आयन कम हो जाते हैं शरीर में, H आयन जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो बाहर शरीर से ज़्यादा निकल जाता है। तो ये सब चीज़ें क्रिया होती हैं। चलिए एक क्वेश्चन एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप तो ये क्वेश्चन सेलेक्ट करके ये क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा, ये क्वेश्चन जवाब दीजिए तब मैं बताता हूँ। व्हिच इम्यूनिटी इज अफेक्टेड बाय HIV, ये जो ह्यूमन इम्यूनो ये वायरस होता है, एड्स का वायरस होता है HIV जो एड्स काज करता है। अब व्हिच के इम्यूनिटी ऑफ इफेक्ट HIV जो वायरस होता है ना, ये इन्फेक्शन के दौरान ये क्या करता है, किस इम्यूनिटी को इफेक्ट करता है, नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, या सेलुलर इम्यूनिटी, या ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो बताइए, टी लिम्फोसाइट पढ़े हैं कि नहीं सेलुलर वाले में? तो आप सेलुलर इम्यूनिटी को ये क्या करता है, इफेक्ट करता है HIV वायरस। भाई इतना मैंने बता ही दिया ना, कोई गलती है क्या जो इतने अच्छे से पढ़ाए हैं? क्यों नहीं वीडियो को लाइक करते हैं यार, ऐसे देख रहे हैं नज़रों से लग रहा है कि चलिए लाइक किए होंगे, विश्वास है आप लोग लाइक करेंगे। और बढ़ाइए, चैनल को शेयर करिए यार, 1 लाख सब्सक्राइब बढ़ाइए ना, मज़ा आएगा। इसीलिए तो फ्री कराया जा रहा है कि दूसरे चैनल पे छोड़ के बच्चे यहाँ पे आएँ और सब्सक्राइब नंबर 1 लाख जल्दी कंप्लीट करें। 50-55 हज़ार हो गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यार, सोशल मीडिया यूज करें ना, पावर अपनी दिखाएँ, सभी स्टूडेंट के पास शेयर करें, मज़ा आएगा। लेकिन आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं यार? करिए प्लीज़, मेहनत कर रहा हूँ भाई, ये 3-4 घंटे मेहनत किया हूँ तब ये वीडियो डिलीवर किया हूँ आपके पास, और मज़ा आया होगा। नहीं मज़ा आया होगा तो 10-12-14 वीडियो और हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की, ख़त्म करिए। कहाँ से मिलेंगी चलिए एक बार दिखाएं क्या, यूट्यूब ओपन करिए, CT नीट चैनल, CT नीट चैनल जैसे ही सर्च करेंगे ये आपका मिल जाएगा। ये देखिए चैनल का नेम है, यहाँ पे चैनल का लोगो है, इसी पे क्लिक कर लीजिए। देखिए यहाँ अभी डेली यहाँ पे देखिए, अभी केमिस्ट्री में कराया था, केमिस्ट्री पीरियाडिक टेबल तो फिनिश कर दिया हूँ। देखिए डेली वीडियो आती है, मॉर्निंग में वीडियो आती है, आज 7 बजे और 8 बजे के बीच में मॉर्निंग में वीडियो आ जाती है, डेली की डेली वीडियो। लाइव क्लासेस तो चलती ही हैं इसी टाइम 7 से 8 बजे, अभी तो रिकॉर्डेड चल रही है, अभी मत ढूंढिएगा। लाइव क्लासेस में यार देखिए समय बर्बाद होता है, आपका भी मेरा भी, और कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं होगा। लाइव जो पढ़ाया जाता है लाइव बाद में कराएंगे, जब टेस्ट कराएंगे ना तो लाइव भी कराएंगे। ऐसा ना सोचिए कि लाइव क्लासेस नहीं चलेंगे, लेकिन अभी लाइव चलाना एकदम बकवास है समझिए, क्योंकि कमेंट वहाँ कमेंट करते हैं स्टूडेंट, कमेंट बार बार करते हैं, तो कमेंट देखा जाएगा कि कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट सीखना है ना कि लाइव में जाके मस्ती करना है, कुछ नहीं।
एकदम कॉन्सेप्ट सीखिए अभी। तो चलिए इसी लोगो पे आप क्लिक करिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, चैनल के मेन कवर पे जाएंगे। ये देखिए यहाँ कवर फोटो दिख जाएगा, या नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ प्ले लाइव में देखिए क्लास पिछली साल चली थी, यहाँ पे जाके 8-10 वीडियो रिवाइज करिए। लेकिन मेन तो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में इतनी वीडियो मैं ऐड किया हूँ कि जितनी आपको पूरी कंप्लीट देखनी है उतनी देखनी ही देखनी है। ये देखिए प्लेलिस्ट में जाएंगे, यहाँ नर्सिंग एप्टीट्यूड वाली मैं वीडियो दिखा देता हूँ, 14 वीडियो है। ये देखिए यहाँ पे आपका, हाँ ये देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा कंप्लीट करा दिया। देखिए बायोलॉजी में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो कराया ना गया हो, लेकिन आप देखेंगे ना केमिस्ट्री में कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो थ्योरी या फिर क्वेश्चन माध्यम से ना क्लियर किया गया हो। जो क्वेश्चन कराए जाते हैं ना वो भी क्लियर कर देते हैं थ्योरी को। तो ऐसा कोई चैप्टर बचा नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट भी हैं और जो कराए ना गए हों। जाइए, काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं रैंडम वीडियो आप बनाते हैं। रैंडम वीडियो 1-2 वीडियो देखोगे तो रैंडम ही लगेगा, आओगे घूमने टहलने। पूरा प्रॉपर चैनल को प्लेलिस्ट को फॉलो करिए भाई। यहाँ देखिए ये आपकी 14 वीडियो जो किसकी, नर्सिंग एप्टीट्यूड वाली यहीं पे होगी। आप नीचे स्क्रॉल करते रहेंगे, ये सब वीडियो देखनी है। ये देखिए 14 वीडियो नर्सिंग एप्टीट्यूड की यहाँ पे है। ये 14 के 14 जाके वीडियो एंजॉय करें। और जितनी प्लेलिस्ट की वीडियो है कोई नहीं छोड़नी है। ये जो वीडियो सब देख रहे हैं ना, आप कहेंगे हर एक वीडियो बताते रहिए कौन सी देखनी है। कोई सीरियल से शुरू कर दीजिए और फिनिश कर दिए, और लास्ट फरवरी मिड मार्च तक ये पूरा कंप्लीट होना चाहिए जिस स्टूडेंट जो चैनल से तैयारी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे भाई।